हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर दो बच्चों की बातचीत से शुरू होता है, जिसमें पिंकी और चिंटू यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जल संसाधन के बारे में कि जल संसाधन किस तरीके से हमारे लिए कितना उपयोगी है और किस तरीके से हमें ही ये जो है नुकसान पहुँचाता है। तो उस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 जो हमारा पृथ्वी का धरातल है वो सिर्फ जल से ही ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य जो अम्लीय जल होता है वो बहुत कम है, जो कि लगभग 3% के आसपास है। उसमें से भी कुछ 2% पर लगभग बर्फ़ जमी हुई है और बाकी का 1% जो पानी वो पीने योग्य है। यह अम्लीय जल हमें सतही अफवाह भूमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका कारण लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। जो लगातार हमें नवीकरण और पुनर्भरण जल की जो चक्र होता है उसके द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। अब जलीय चक्र का क्या मतलब है? यहाँ पर जलीय चक्र के बारे में हम पहले भी जैसे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो पिछली एनसीईआरटीज़ हैं उनमें हम जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो कि इस चैप्टर में बताए गए हैं। वो क्या कारण है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। और क्या इसके जो पूरे जल संसाधन की पूरी डिटेल है इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण। यहाँ पर दो वर्ड हैं, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं इनके प्रबंधन की आवश्यकता। क्यों है आवश्यकता, किस तरीके से है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल की कमी जो जहाँ पर वर्षा की कमी है या फिर सूखाग्रस्त इलाका है वहाँ पर कि हमें एकदम ध्यान आ जाता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका और जो जल से भरे हुए मटके होते हैं उसका वहाँ पर जो हमारा ध्यान है वो एकदम केंद्रित हो जाता है। और ये चीज़ भी हमारे दिमाग में आ जाती है कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो पानी को लेकर के जाती हैं, जल भरने के लिए लंबे लंबे रास्तों को तय करती हैं, और ये सारे चित्र जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में और समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग यानी कि जल की जो हमें कमी देखने को मिलती है किनसे, अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसका उदाहरण आता है। जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होता है। यानी कि सिर्फ हमारा ये जो जल है वो सिर्फ हमारे जो घर के काम होते हैं, घरेलू काम, उसके लिए ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि जो अनाज उगाए जाते हैं, खेतों में कृषि की जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, और जो शुष्क ऋतु होती है उसमें खेती की जा सकती है। अगर हम जल संसाधनों का जो है अगर सिंचाई के लिए अगर हम पानी को बचाते हैं, इस तरीके से सारे कार्य करते हैं, तभी हम शुष्क ऋतु में भी खेती कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते जो सूखे क्षेत्र है वहाँ पर।
संचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत सारे जो किसान होते हैं वो अपने खेतों के लिए निजी कुएं और नलकूप बनवाते हैं जिनसे सिंचाई भी करते हैं और उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर जा सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता की कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योग की बढ़ती जनसंख्या लवणीय जलों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है और परंतु फिर भी ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें जल की दुर्लभता है। जो सूखे क्षेत्र होते हैं, दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए यह खतरनाक बन चुका है। आपने जिसे अनुभव किया होगा कि जो समय की मांग है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। इस वजह से जल को हमें संरक्षण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका अगर हम प्रबंधन कर लें तो फिर बिल्कुल भी हमें जो जल की कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए भी अगर हम खाद्य सुरक्षा और अपनी जो आजीविका है और उत्पादक क्रिया हैं उसमें उसकी अगर निरंतरता को अगर हम सुनिश्चित कर दें और हमारा जो पर्यावरण है, प्राकृतिक परितंत्र है, उसको निम्नीकृत होने से बचाएं तो फिर विकास बहुत ही अच्छा हो सकता है। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन में इन संसाधनों का ह्रास होता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती हैं, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध, नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सतहें जहरीली जलधाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना भी कोई भी शुद्ध नहीं बची है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहरा होता जा रहा है। इसके संपूर्ण जीवन खतरे में है। अगर मैं बात करूँ जो प्राचीन काल था उसमें किस तरीके से लोगों ने जल संसाधन की व्यवस्था की थी और किस तरह से वो लोग जल की जो कमी है उसको किस तरीके से पूर्ति करते थे, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्री गंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जाल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया और कलिंग, उड़ीसा, नागार्जुन, आंध्र प्रदेश, वेन्नूर, कर्नाटक और कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने पर भी सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर बांध क्या होते हैं और वे हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायता देते हैं। परंपरागत बांध नदियाँ वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उस समय खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल जो बांध है वो सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि उनके कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे क्या विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू काम के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, जल आपूर्ति के लिए और बाद में बाढ़ों का नियंत्रण करने के लिए, मनोरंजन के लिए, आंतरिक नौ संचालन, मछली पालन, यानी कि बहुत ज़्यादा काम है जिसमें कि हमारा जो जल संसाधन है वो उपयोग किया जाता है। इसलिए बांधों को मतलब कि जो बांध बनाए जाते हैं वो उपयोगी होते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देश्य के परियोजना भी कहा जाता है। नहीं, बांध जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो एक नहीं बल्कि इसके कई उद्देश्य होते हैं। इस वजह से बहुउद्देश्य यहाँ पर ये शब्द आया है। उदाहरण के तौर पर सतलुज और व्यास नदी जो है बेसिन में खाड़ा बांकला, सतलुज और व्यास का जो बेसिन है वहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन, हरिकुंड, हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए, बहाव कम करने के लिए खाड़ी की गई बाधा है और जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। जो बांध होते हैं उनका अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांध में एक ढलुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर यह लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण इस संरचना को और उद्देश्य ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थ को अधिकतर बांधों को लकड़ियों को बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि इस तरीके से बांधों को जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। अगर मैं बात करूँ जब हमारा जो भारत देश है वो ब्रिटिश लोगों से जब आज़ाद हुआ था, तो फिर उनकी आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई जो समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपक्रम पर आधारित एक बहुउद्देश्य परियोजना को उपनिवेश काल में बनी धारा को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास कर सकेंगी। पिछले कुछ विषयों में उद्देश्य का परियोजना और बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने हुए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर तलछट का बहाव कम हो जाता है और जो तलछट होती है उसमें जलाशय की तली में जम जाती है और फिर उसके बाद जिससे नदी का जो तल होता है वो अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो आती है। और फिर बांध नदियों के टुकड़ों को बांट देता है, जिससे विशिष्ट ठंडों की ऋतुओं में जलीय जीवों का नियंत्रण में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बांध के मैदान में जो बनाए जाने वाले जलाशय होते हैं वहाँ पर जो मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ होती हैं जल में डूब जाती हैं और कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देश्य परियोजना और बहुउद्देश्य परियोजनाएं और बड़े नए बांध जो होते हैं उसमें पर्यावरण आलोचना जैसे पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी ये बन गए थे। इन परियोजनाओं का मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों का जो बड़ा स्तर होता है उनका विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनके जीवन आजीविका संसाधनों से लगाव नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या औद्योगिकपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीन को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजना का लाभ उठा सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट में आपने बताना है, ठीक है।
सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहा है। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति के परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात का जो साबरमती बेसिन है, उसमें सूखे के दौरान नदियाँ क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्जातीय झगड़े का आम होते जा रहे हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर बैठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिक परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई करने के लिए हैं। पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर विशेष राजस्थान में पीने के पानी को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। वहां पर यानी कि जो छतें होती हैं उन पर यानी थोड़ी सी वो गहरी हुआ करती थी, उन्हीं पर जब बारिश पड़ती थी तो सारा का सारा पानी उन्हीं छतों पर आ जाता था। फिर उसको एक पाइप के द्वारा या तो मतलब किसी टंकी वगैरह में लगाया जाता था या नलकूप वगैरह होते हैं उनमें लगाया जाता था उनको। तो इस तरीके से जो है वो उनका उपयोग किया जाता था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल वर्षा का जो जल है वो एकत्रित कर लिया जाता था। फिर गड्ढे बनाए जाते थे ताकि जो पानी है वो गड्ढों में भर जाए और सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया जा सके। और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जाता था। फिर उसके बाद और राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, वहाँ पर खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में महीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा जो टांका होता है वो हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना होता था। और फलौदी में एक घर 6.1 मीटर गहरा और 4.2 मीटर लंबा 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ विकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर का आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों से पाइपलाइन द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंचता था, जहां से इसे एकत्रित कर लिया जाता था। फिर उसके बाद वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने के लिए प्रयोग में होता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा की जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसी जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है,
प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में इनको जो है वो राहत मिलती है इससे। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रह का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक में इसके मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने गांव में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लोग 200 घरों में यह व्यवस्था है, और इन गांवों ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की। यहाँ प्रयोग किए जाने वाले वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 अभी हम यह मानचित्र देखेंगे। 3.4 मानचित्र ये वाला, आप यहाँ पर ये वाला मानचित्र देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो पानी यहाँ पर भरा जाता है और फिर यहाँ पर ये टंकी में लाया जाता है। ठीक है। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग करता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद मेघालय की राजधानी, एक रोचक तथ्य मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी का और मैसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग के 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, और यह शहर के पानी की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। ये देखें आप, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो पानी की गंभीर समस्या का सामना करते हैं। शहर के लगभग घर घर में छत वर्षा जल की संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्वी छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता था, इसे पाइप द्वारा भूमिगत टैंकों के अंदर ले जाते थे। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता था ऊपर दिखाया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो घर अथवा आंगन से बना होता है ऊपर दिखाया गया चित्र। जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप द्वारा लाया जाता है, और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टंका में चला जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये देखें आप, जब पानी की कमी होती है किस तरीके से लोग सिंचाई करते हैं और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को भी अपनाते हैं। ये देखें आप, इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मेघालय में नदियों में झरनों के जल को बांस द्वारा पाइप से एकत्रित किया जाता है, जो कि 200 वर्ष पुरानी एक विधि है। लगभग 18 से 20 लीटर ये सिंचाई पानी बांस पाइप में आता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। चित्र आप एक यहाँ पर देख सकते हैं। पहाड़ी शिखर का सौदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइप के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के नीचे स्थानों तक पहुँच जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पर ये पहुँच जाता है जल। फिर उसके बाद आप चित्र 2 और 3 को यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र 2 और चित्र 3, बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तथा बांस पाइप से बनाई हुई बिछाई गई विभिन्न
जल शाखाओं में से जल वितरित किया जाता है। पाइप में जल प्रवाह उनकी स्थितियों में परिवर्तित करने के इनमें नियंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर चित्र 4 यहाँ पर ये वाला चित्र देख सकते हैं। यदि पाइपों को सड़क पर ले जाना होता है तो भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है, यानी कि वो ज़मीन पर ना करके पाइप जो है वो ऊंचे की तरफ यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आप चित्र 5 और 6 को आप देख सकते हैं। संकुचित किए गए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल संचयन के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। एक रोचक तथ्य मैं आपको यहाँ पर एक बता देती हूँ। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, यानी कि जो तमिलनाडु वाला राज्य है वहाँ पर ये चीज़ एकदम आवश्यक कर दी गई है कि हर छत पर पानी को बचाने के लिए, जल संग्रहण के लिए छत होनी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से पानी को नहीं बचाता है तो फिर वो उसको कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आना पड़ेगा और कानूनी उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।